हेलो स्टूडेंट, मैं अनुप्रा मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि अगर आपका सपना एम से कोई भी मेडिकल कोर्स करना है तो आज उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना होगा उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, या फिर अगर आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा पूरी डिटेल बताऊंगा। कहीं कोई भी बात छूटेगा नहीं, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर उसके बाद भी कहीं आपको लगता है कि अभी कुछ चीजें आपको नहीं पता है या मैं बताने में भूल गया हूं तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिए, उसके बाद फिर मैं कहा कि अगर कहीं कुछ नहीं पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर अगर हमको एम से बीएससी नर्सिंग करना है या हमको पैरामेडिकल का कोर्स करना है तो हमको कौन सा फॉर्म इसके लिए भरना होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए आपका एम्स पार के नाम से एक फॉर्म आता है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात कर दूं तो एम्स का आप जानते हो फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। वहीं अगर हम पार की बात कर दें तो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स एडवांस्ड रजिस्ट्रेशन, ये आपका पार का फुल फॉर्म होता है। अब अगर हम बात कर लें कि सर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो हम कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, तो आप इसके अंतर्गत यूजी कोर्स भी कर सकते हो और दूसरा आप पीजी कोर्स भी कर सकते हो। यूजी की बात करें मतलब अंडर ग्रेजुएशन, वहीं पीजी की बात कर लें तो पोस्ट ग्रेजुएशन। अब आपका यूजी कोर्स के अंतर्गत आपका 3 आएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा आएगा देखो, यूजी की बात निकल तो आपका यूजी कोर्स के अंतर्गत ये आपका 3 आ जाएगा। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, जो कि केवल लड़कियां कर सकती हैं, गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आज मैं बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। बात करें बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का तो इसको बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, लेकिन क्लास 12th पास आउट के बाद आप अगर जीएनएम कोर्स किए हो तो जाके आप ये कर सकते हो। अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए क्योंकि इसकी जो पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, सिलेबस है, वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इस पर एक स्पेशल वीडियो मैं बनाना चाहता हूं। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख देना कि बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, तो मैं समझ जाऊंगा आपको डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा है तीसरा हमारा बीएससी पैरामेडिकल। बीएससी पैरामेडिकल भी इसमें होता है, लेकिन बीपीटी जो होता है, बीपीटी भी आप जानते हो पैरामेडिकल कोर्स होता है, वह एम्स से नहीं होता है। यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं बीपीटी कोर्स कर लूं तो वो नहीं होगा। हाँ, बीएमएलटी हो गया, आपका बीओटीटी हो गया, बीएमआरआईटी हो गया, ये सब सारे कोर्स होते हैं। और कौन कौन से कोर्स होते हैं हम जानेंगे आज के ही वीडियो में, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैं एक लिस्ट आपको बता दूंगा कि ये कोर्स होता है और ये कोर्स इस एम्स में होता है, क्योंकि हर एक एम्स में हर एक कोर्स नहीं होता है। किसी एम्स में कुछ कोर्स होता है, अगला वाला एम्स में हो सकता है 1-2 कोर्स ना होता हो, कुछ और होता हो। तो किस एम्स में कौन सा पैरामेडिकल कोर्स होता है इसका मैं आपको लास्ट में एक लिस्ट भी दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इतना बात समझ गए होंगे कि यूजी में हमारा 3 कोर्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल होता है, जो कि ऑनर्स केवल लड़कियां कर सकती हैं, बॉयज नहीं कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल वीडियो में बना दूंगा। और आपका जो पैरामेडिकल है वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स कौन कौन से एम्स में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके आगे चलें, अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी में आपके कोर्स होते हैं, जैसे आपका हो गया एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो हम पीजी कोर्स भी कवर नहीं कर रहे हैं, हम केवल यूजी कोर्स कवर कर रहे हैं। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि मैं पीजी कोर्स कवर नहीं कर रहा हूं और मैं पोस्ट बेसिक कवर नहीं कर रहा हूं। आज के वीडियो में मैं बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और आपका बीएससी पैरामेडिकल कवर करूंगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े और जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इसका 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। पहला हमारा होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन जो कि सबको करना होगा, ये बेसिक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। दूसरा फाइनल रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन। अभी मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूं, आप शांति से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कहीं कोई समस्या है तो मैंने पहले ही बताया कि आप कमेंट करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा या फिर उस पर वीडियो बनाया जाएगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन सबको करना होता है, चाहे आप यूजी कोर्स कर रहे हो, जो कि मैंने पहले बताया अभी कोई यूजी कोर्स, या आप पीजी कोर्स कर रहे हो, दोनों में से कोई भी कोर्स अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन तो करना ही होगा, ठीक है ना। यानी कि यूजी प्लस पीजी दोनों स्टूडेंट को यह करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात जान लीजिए कि आपको जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है वह जीवन में केवल एक बार करना होता है, आपको बार बार नहीं करना होता। जैसे 2026 में मान लीजिए आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद फिर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन कभी नहीं करना है, चाहे आप 27 में एग्जाम दे, 2028 में एग्जाम दे, 2029 में एग्जाम दे, कभी भी आप एग्जाम दे, आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना होता है, जीवन में एक बार करना होता है। या अगर आपने पहले कभी बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अब आपको दोबारा नहीं करना होगा। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट आप जान लीजिए, हर एक पॉइंट में आपको बताते चल रहा हूं जिसकी वजह से आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है ना।
पहला पॉइंट यह है कि आपको एक बार करना होता है, एक बार, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट सर, बेसिक रजिस्ट्रेशन में करना क्या होता है, आपको अपनी बेसिक डिटेल भरना होता है। जैसे आपका नाम हो गया, आपको अपना फोटो देना होता है, उसमें अपलोड करना होता है, आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना होता है, आपको अपना थंब इंप्रेशन अपलोड करना होता है। तो ये सब केवल बेसिक चीजें होती है और इसमें कोई फी नहीं लगता है। इसका मतलब सारा बेसिक डिटेल, ठीक है ना, बेसिक डिटेल्स आपको भरना होगा, ठीक है, बेसिक डिटेल्स। जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे मैं आपका नाम, ठीक है ना, फोटो, सिग्नेचर, ये सब सारी चीजें, ठीक, ये सब बेसिक डिटेल। अच्छा, इसमें सर कोई फी लगता है? नो फी, इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना होता है। बस आप शांति से जब वेबसाइट उसका खुले, यानी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन पहुंचने के पहले अब आपको देखो क्या करना होता है। जब आपका ये बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप अपना पूरा का पूरा नाम, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन सब कुछ दे दोगे, तो आपको एक आरयूसी कोड जनरेट करोगे। एक कोड होता है, ठीक है ना, वो आपको जनरेट करना होगा। अब देखो आरयूसी कोड कितना जनरेट होता है मैं आपको ये भी बता दूं। जैसे मान लीजिए आपको 3 कोर्स करना है, मान लीजिए आपको अंडर ग्रेजुएशन में आपको 3 कोर्स के लिए फॉर्म भरना है, ठीक है ना। मतलब कोर्स तो आपको एक ही करना होगा, क्योंकि एक साल में या एक साथ आप केवल एक ही कोर्स कर सकते हो। लेकिन आपने सोचा कि मैं 3 एग्जाम दूंगा और मेरा जिसमें से हुआ मैं उसमें अपना वो कोर्स कर लूंगा। जैसे मान लीजिए आपने 3 फॉर्म भरा, सोचे कि मैं पोस्ट बेसिक भी भर दूं, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। दूसरा आप सोचे मैं बीएससी नर्सिंग ऑनर्स भी भर दूं, और तीसरा आप सोचे मैं बीएससी पैरामेडिकल भी भर दूं। आपकी इच्छा है कि 3 फॉर्म भरने के लिए, या आपकी इच्छा है 2 फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका इच्छा केवल 1 फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि आपके पास 3 यहां पे रास्ते हैं कि आप ऑनर्स के लिए भर लो, पोस्ट बेसिक के लिए भर लो और पैरामेडिकल के लिए भी भर लो। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको 3 एग्जाम देना है और वो बच्चा सोच रहा है कि मेरा जिसमें हो जाएगा मैं उसमें अपना काउंसलिंग करा के एडमिशन ले लूंगा और पढ़ाई करूंगा। तो अगर आपको 3 फॉर्म भरना है तो याद रखिए आपको 3 आरयूसी कोड जनरेट करना होगा, 3 आरयूसी कोड। और आपको जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो आपको 3 बार करना होगा, और उन तीनों बार का अलग अलग पैसा लगेगा। पोस्ट बेसिक का अलग लगेगा, ऑनर्स का अलग लगेगा, पैरामेडिकल का अलग लगेगा। तो ये बात आप याद रखिए कि अगर आप फॉर्म एक या एक से अधिक भरना चाह रहे हो फॉर्म, तो आपको आरयूसी कोड भी उतना बार ही जनरेट करना होगा, और जितना बार आपको आरयूसी कोड जनरेट करना होगा उतना बार आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने ऑनर्स के लिए आरयूसी कोड आपने जनरेट किया और कोई कोड आपको मिल गया, मैं मानने के लिए से मान ले रहा हूं कि मान लीजिए 1 2 3 ये आपको कोड मिल गया। अब आप जब ऑनर्स का फॉर्म भरोगे तो उसमें आरयूसी कोड मांगेगा, तो वही आरयूसी कोड जो आपने जनरेट किया है वही आपको डालना होगा। इसी प्रकार से अगर आपने पोस्ट बेसिक का जो आरयूसी कोड जनरेट किए हो, फिर जब आप उसका फॉर्म भरोगे तो उसका आपको कोड डालना होगा। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि आप जितना कोर्स का फॉर्म भरोगे उतना आपको आरयूसी कोड जनरेट करना होगा और उतनी बार आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन तो केवल एक बार होता है, चाहे आप एक कोर्स के लिए करो या एक से अधिक कोर्स के लिए करो। बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको केवल एक बार करना होता है, फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको उतनी बार करना होता है जितना बार आप उस फॉर्म को भरना चाहते हो। बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए, तो फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आरयूसी कोड जनरेट होगा, ये पहले ही होगा आरयूसी कोड, ठीक है ना। एक आरयूसी कोड जनरेट होगा, उसके बाद फिर ये आरयूसी कोड जनरेट होने के बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपसे बहुत सारी चीजें वो मांगेगा, फिर से वो आपका नाम, ठीक है ना, आपका एड्रेस, उसके बाद कोई आपका जो आईडी है, आपके पास आईडी आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ये आपका मांगेगा, फोटो मांगेगा, सिग्नेचर मांगेगा, थंब इंप्रेशन मांगेगा। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आप देखोगे, ठीक है ना। हाँ, एक बात और है कि फाइनल रजिस्ट्रेशन में अब आपको फी भी देना होगा, पैसा भी देना होगा, जितना भी लगेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका कितना रजिस्ट्रेशन फी लगता है, ठीक है ना, तो आपको पैसा भी देना होगा। तो इतनी सारी प्रोसेस है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का 2 प्रोसेस है, इसको एक बार करना है। फाइनल रजिस्ट्रेशन आप जितनी साल एम्स में फॉर्म भरना चाहते हो आपको उतना बार करना होगा। चलिए आगे देखते हैं कि कितना फॉर्म फी है। फॉर्म फी की बात कर लें तो आपका, अगर आप, ठीक है ना, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ठीक है ना, अगर आप जनरल हो या आप ओबीसी हो या आप अगर ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, तो आपका फॉर्म फी जो है वो 2000 रुपया लगेगा, ठीक है ना, 2000 आपका लगेगा, ठीक है।
अच्छा, पहले भी मैंने बताया कि आपको जितना कोर्स करना है उतना बार आपको पैसा देना होगा, क्योंकि फाइनल रजिस्ट्रेशन आप जितना बार करोगे उतना बार पैसा लगेगा। आप केवल पोस्ट बेसिक करना चाहते हो तो आपका एक बार लगेगा, पोस्ट बेसिक और ऑनर्स दोनों का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका 2 बार लगेगा, आप पोस्ट बेसिक, ऑनर्स और मान लीजिए आप पैरामेडिकल तीनों का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका 3 बार पैसा लगेगा। तो जितना आपका फॉर्म भरना होगा उतना बार आपका पैसा लगेगा। आगे बढ़ें, अगर आप एससी हो या आप एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपका 1600 रुपया लगेगा, यानी कि 1600 रुपया आपको देना होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्म फी की बात हो गया। नोट करते रहिए या ध्यान देते रहिए, क्योंकि जब भी फॉर्म निकलेगा तो आपके पास जानकारी इसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो आपका बेसिक और फाइनल, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो कि आपका 2 रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, बेसिक प्लस फाइनल, ये दोनों आपका लगभग मार्च में होता है, लगभग आपका मार्च में होता है। ठीक है, मार्च लगभग क्यों कहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पहले ही आ जाता फॉर्म, जैसे फरवरी में ही आ गया या फरवरी के लास्ट वीक में आ गया। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि मार्च के बाद जैसे अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ गया। तो मतलब आपका एवरेज अगर माना जाए, ठीक है ना, तो मार्च में ही आता है, लेकिन मार्च के पहले भी आ सकता है, कुछ एक आध हफ्ता पहले, और मार्च के एक आध हफ्ता बाद भी आ सकता है, लेकिन आप मान के चलो कि 99% चांस है कि आपका मार्च में ही फॉर्म आता है। ठीक है ना, अच्छा, बेसिक भी होता है, फाइनल भी होता है। वही अगर हम आगे बात कर लें कि सर एग्जाम, इसका एग्जाम डेट बताइए, ठीक है ना, एग्जाम डेट, तो एग्जाम इसका जून या जुलाई में होता है। ठीक है ना, तीसरा अगर हम बात कर लें कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड की जो डेट है, ठीक है ना, 3 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड, एग्जाम, लास्ट चौथा पॉइंट अगर हम रिजल्ट डेट की बात कर लें, एग्जाम के 20 दिन बाद, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डेट रहा। ठीक है ना, मैंने बोला कि बेसिक और फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका मार्च में होता है लगभग, एग्जाम डेट जून या जुलाई में होता है, एडमिट कार्ड एग्जाम के 3 से 5 दिन पहले आ जाता है आपका, और रिजल्ट डेट एग्जाम के 20 दिन बाद इसका रिजल्ट भी निकल जाता है। उसके बाद काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो भी आगे समझाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है ना, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, ठीक है ना, नेशनलिटी की बात करें इसमें, तो वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो इंडियन है, ठीक है ना, इंडियन सिटीजन। एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम आपका 17 ईयर होना चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर तक, जैसे मान लीजिए आप 2026 में फॉर्म भर रहे हो तो 31 दिसंबर 2026 तक आपका मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए, और मैक्सिमम नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है ना, तो लिख देता हूं मैं। अब इसके बाद अगर हम अटेम्प्ट लिमिट की बात कर दे तो आप कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 1 बार 2 बार दे सकते हो, तीसरा बार नहीं दे सकते हो, आपके ऊपर है कि आप कितनी बार उसकी फॉर्म भरना चाहते हो और कितना बार आप उसको देना चाहते हो। ठीक है ना, तो अटेम्प्ट लिमिट, नो लिमिट। आगे अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर दें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट है। सबसे पहला आप 12th पास आउट होने चाहिए, 12th पास किससे, साइंस से, साइंस स्ट्रीम से आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है ना, अब साइंस का मतलब क्या, आपका सब्जेक्ट में, ठीक है ना, या तो आप PCME हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हो, लेकिन मैथ वालों के लिए बहुत कम ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन अभी मैं आगे बताऊंगा, या फिर आपका PCBE यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश हो, या फिर तीसरा आपका PCBME हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश हो। तो अगर आपका क्लास 12th में ये सब्जेक्ट है, PCME या PCBE या PCBME, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। परसेंटेज क्राइटेरिया की अगर हम बात कर दें, परसेंटेज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम 50% होना चाहिए किसका, जनरल का, EWS का और OBC का।
पूरा मिला के। इसमें ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में इतना नंबर, केमिस्ट्री में इतना नंबर, बायो में इतना नंबर, ऐसा नहीं है। आपका पीसीबीई यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ये मिला के आपका, ठीक है ना, मिनिमम अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आपका 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए मिनिमम। 50% किसका? जनरल का या ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का। और अगर आप एससी या एसटी हो तो मिनिमम आपका 45% होना चाहिए, किसका? एससी का या एसटी का। तो ये परसेंटेज क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट कि जो एनआईओएस बोर्ड से हैं। आप कहोगे एनआईओएस बोर्ड से क्या? जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी बोर्ड की पढ़ाई रेगुलर ना करके प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखा लेते हैं कि केवल वो अपना पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाके एग्जाम देते हैं। तो जो एनआईओएस बोर्ड से हैं वो भी अगर पास हैं तो बिल्कुल एलिजिबल हैं, यानी कि ये एग्जाम वो दे सकते हैं एम्स पार का, ठीक है ना। जो स्टूडेंट कोई एक सब्जेक्ट से एडिशनल से है, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ये सब लिया था, उसके बाद क्या बोलते हैं, आपने बायो बाद में फिर से पढ़ाई किया, यानी कि एक सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई किया, तो एक सब्जेक्ट वाले, सिंगल सब्जेक्ट वाले या एडिशनल सब्जेक्ट वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, बॉयज भी एलिजिबल हैं, ठीक है ना, और आपके जो गर्ल्स हैं वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने बताया कि बॉयज के लिए दो रास्ता है, या तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करें या तो आप बीएससी पैरामेडिकल करें, लेकिन आप ऑनर्स नहीं कर सकते हो। और गर्ल्स तीनों कर सकती हैं, यानी कि ऑनर्स भी कर सकती हैं, पोस्ट बेसिक भी कर सकती हैं और पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकती हैं। लड़कियां तीनों कोर्स कर सकती हैं। पोस्ट बेसिक के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल तो मैं बना दूंगा इसका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट जान लीजिए कि अगर आपका कंपार्टमेंट लगा था, ठीक है, यानी कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपको कंपार्टमेंट लग गया था या दो सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लग गया था और आपने कंपार्टमेंट क्लियर कर लिया है, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। कुछ ऐसे भी एग्जाम होते हैं कि अगर कंपार्टमेंट लग गया और आपने कंपार्टमेंट क्लियर भी कर लिया तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, बट आप एम्स पार का एग्जाम दे सकते हो। तो ये सारी की सारी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का मोड क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा और साथ साथ मार्किंग स्कीम क्या होगा। इतनी बात एक साथ जान लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने लिख दिया कि सिलेबस, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम और मोड, ठीक है ना। और चूंकि पोस्ट बेसिक की बात नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग, ठीक है ना, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की बात कर लेंगे, ठीक है ना, ऑनर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बीएससी पैरामेडिकल की बात कर लेंगे, बीएससी पैरामेडिकल की बात कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए पहला पॉइंट, ठीक है ना, सिलेबस की बात करें। सबसे पहले सबकी सिलेबस की बात कर लें, क्योंकि सिलेबस जानना जरूरी है, उसी हिसाब से पढ़ाई होगा। आपको 11th प्लस 12th न्यू एनसीईआरटी से पढ़ाई करना है, न्यू एनसीईआरटी से। अब क्या पढ़ाई करना है, वही या तो आप पीसीबी या पीसीएम, जैसा आपको कोर्स करना उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना, पीसीबी या पीसीएम, ठीक है ना। सेम सिलेबस की अगर बात करें यहां भी, ठीक है ना, इसकी अगर सिलेबस की बात कर दें तो सेम रहेगा, मतलब वही चीज जो ऑनर्स के लिए है, 11th और 12th न्यू एनसीईआरटी, पीसीबी या पीसीएम, ठीक है ना। नहीं, पीसीएम नहीं, पैरामेडिकल के लिए पीसीएम होता है, सॉरी, ऑनर्स वाले स्टूडेंट पीसीएम वाले नहीं कर सकते हैं, माफी चाहता हूं, ठीक है ना। ये केवल पीसीबी वाले कर सकते हैं ये, ठीक। और ये आपका पीसीएम या आपका पीसीबी, क्योंकि कुछ ऐसे पैरामेडिकल कोर्स होते हैं जो मैथ वाले स्टूडेंट भी, जिनका क्लास 12 में मैथ था, वो भी कर सकते हैं वो, ठीक है। अच्छा, अगर हम मोड की बात कर लें, एग्जाम मोड, एग्जाम किस मोड पे होगा, तो आपको ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन, सॉरी, सिलेबस का स्पेलिंग मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, एक मिनट, सिलेबस थोड़ा कहीं कहीं हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। यहां पे आपका ए रहेगा, ठीक, ए रहेगा यहां पे। तो ऑनलाइन मोड पे आपका पेपर होगा और पेपर आपका हिंदी या इंग्लिश, जो आपने फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया लैंग्वेज उसमें आएगा। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो पेपर आपका हिंदी में आएगा, और अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो पेपर आपका इंग्लिश आएगा। यहां भी अगर मैं मोड की बात कर दूं तो सेम है, वही ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है ना, पेपर आपका ऑनलाइन होगा।
हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपने लैंग्वेज चूज किया है फॉर्म भरने में, ठीक है। अच्छा, अब अगर पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम की बात कर लें तो इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आपका 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और आपके पास जो टाइम होगा, टाइम वो आपका 120 मिनट होगा, 120 मिनट, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा मिलेगा टाइम, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन में आपका देखिए क्या क्या होने वाला है। आपका फिजिक्स का 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन। आपका केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन। फिर आपका बायो का 30 क्वेश्चन, और आपका 10 क्वेश्चन जो होगा वो जीके का होगा, जीके। तो देखो 30 30 30 90 और यहां 10, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का, 120 मिनट का होगा, ठीक है ना। सर मार्किंग स्कीम की बात कर लीजिए, तो मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है। अगर आप सही करते हो, तो आपको +1 नंबर मिलेगा, यानी कि 1 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पे। और अगर आप गलती करते हो तो -1/3, यानी कि अगर आपने सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने गलत किया तो आपका 1/3 नंबर निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं कि सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपका एमसीक्यू होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जानते आप होंगे, यानी केवल एक आपका ऑप्शन सही रहेगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, केवल एक ऑप्शन सही रहेगा, 3 ऑप्शन आपका गलत रहेगा। अब देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तो आपका 11th और 12th से आएगा, लेकिन जीके का कोई सिलेबस नहीं है। आपको जीके मतलब जनरल नॉलेज है, पूरी की पूरी चीज आपको पढ़ना होगा। जैसे आपका करंट अफेयर है या पुरानी जो चीजें हैं हिस्ट्री वगैरह की, वो सब सारी चीजें पढ़ना होगा। आप जब किताब वाले दुकान पे जाओगे ना तो वहां अच्छे अच्छे जीके का किताब मिलता है, तो आप वहां पे देख सकते हो, ले सकते हो, या आप खुद यूट्यूब पे या कहीं सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से अच्छे किताब होते हैं। मैं कोई भी किताब सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। आप खुद से ये चीजें देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें इसी प्रकार से पैरामेडिकल के लिए, ठीक है ना, पैरामेडिकल के लिए, तो पैरामेडिकल का थोड़ा सा पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम चेंज होता है। क्वेश्चन इसमें 90 होता है, 90 क्वेश्चन होता है, 90 मिनट का होता है और 90 नंबर का होता है, ठीक है ना। 90 नंबर, इसके यानी कि जो मार्क होता है वो 90 का होता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है सर, वही 3 सब्जेक्ट, ठीक है ना। आपका 3 सब्जेक्ट होगा, कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बोला कि पैरामेडिकल में कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो मैथ वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कितने कितने, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायो या मैथ के 30 क्वेश्चन, यानी टोटल 90 क्वेश्चन, 90 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है। और ठीक है ना, मोड तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपका ऑनलाइन होगा। और जो क्वेश्चन की टाइप होगी इसमें भी आपका क्या होगा, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल सेलेक्ट में क्या होता है कि एक या एक से अधिक ऑप्शन भी सही होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका केवल एक ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ें, ठीक है ना। आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट का है, और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो +1 नंबर, गलत करते हो तो -1/3, वही जो मैंने आपको इसमें बताया। तो सेम कहानी चल रही है। तो मैंने आपको सिलेबस, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम और मोड बता दिया। किसका, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का, और दूसरा बीएससी पैरामेडिकल का। पोस्ट बेसिक के लिए मैंने पहले ही बोला कि आपको कमेंट करना होगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े स्टूडेंट, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन से एम्स में कौन कौन सा कोर्स होता है, ठीक है ना। आपको एक पेज दिखेगा, उस पेज में सारी चीजें इसमें दिखेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आपके सामने देखो एक पेज होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से एम्स में जो आपका बीएससी पैरामेडिकल कोर्स है वो है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के बारे में बता दूंगा, ठीक है। पैरामेडिकल के बारे में पहले देख लेते हैं। तो देखो आपका दिया कि BRIT कोर्स, जो कि आप जानते हो पैरामेडिकल कोर्स है, एम्स दिल्ली में होता है। जनरल के लिए 5 सीट है उसमें, ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 सीट है, यानी टोटल 11 सीट है। किसके लिए, MRIT के लिए। मैं बार बार सीट नहीं बताऊंगा क्योंकि सीट बगल में लिखा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिंक कुछ पढ़ के आपको और बता भी देता हूं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ठीक है ना, डोरा कोर्स आपने नाम सुना होगा, ये आपका दिल्ली में होता है। दिल्ली में सीट बगल में दिया हुआ है।
अगर हम बात करें कि बीएससी इन डेंटल हाइजीन यानी कि डीएच, ये भी आपका पैरामेडिकल कोर्स है, दिल्ली में होता है, सीट बगल में दिया हुआ है कैटेगरीज वाइज, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, दिल्ली में होता है, 8 सीट जनरल के लिए है, 5 सीट ओबीसी के लिए, बाकी आपका सामने दिया हुआ है। 5वें नंबर पे आपका है बीएससी बीआरआईटी जो कि भटिंडा में होता है, ठीक है ना, यानी कि आपका एम्स भटिंडा में है, बाकी सीट बगल में दिया हुआ है। 6वें नंबर पे है बीएससी मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी यानी कि एमडीटीटी, ठीक है ना, ये भी आपका एम्स बिलासपुर में होता है, सीट बगल में दिया हुआ है। तो ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा है, तो ये भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कौन कौन सा कोर्स किसमें होता है आप ये देख सकते हो, ठीक है ना, पूरा का पूरा यहां तक दिया हुआ है। फिर आप अगर नीचे आओ तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, 25, 26, 27 आप देखिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा है। ठीक है, टोटल आपका देखिए 51 है, ठीक है ना, और आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगर मैं आपको पढ़ के बताता तो वीडियो खामाखाब लंबा होता, लेकिन बात तो वही पड़ता, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग जो ऑनर्स होता है वो कौन कौन से एम्स में होता है। अब देखिए टोटल आपको 17 दिख रहा होगा, 17 एम्स, ठीक है ना। ये जो आपको 17 एम्स दिख रहा है इसमें बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होता है और साथ साथ दिल्ली में भी आपका बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होता है। और आपका जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक होता है वो केवल दिल्ली में होता है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो ये टोटल आपका 18 है, आप पढ़ सकते हो। एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, एम्स भटिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, ठीक है ना, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, बीबी नगर, रायबरेली, गुवाहाटी और जम्मू, ठीक है ना। और साथ साथ आप 18 नंबर पे यहाँ पे दिल्ली भी अपना लिख लीजिएगा, ठीक है ना, एम्स दिल्ली में भी होता है। तो ये मैंने आपको कोर्स बता दिया कि किस एम्स में कौन सा कोर्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम सेंटर की बात करें कि सेंटर सर कहां कहां पड़ता है, तो सेंटर में आप देखो, ठीक है ना, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स या पैरामेडिकल, जो कि मैं जिसके बारे में आज डिटेल बताया हूं, ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जितनी भी मेजर सिटीज हैं उसमें होता है। जैसे मान लीजिए जितना भी स्टेट है उस स्टेट की जो राजधानी है वहां तो रहेगा ही रहेगा। जैसे आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ होगा, अगर आप बिहार की बात कर ले तो पटना में रहेगा, ठीक है ना। तो जितनी भी स्टेट है उस स्टेट का जो राजधानी है वहां तो सेंटर रहेगा ही रहेगा। और हम पोस्ट बेसिक की बात कर लें तो पोस्ट बेसिक मैंने बोला है कि अगले वाले में आपको डिटेल में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। खैर बगल में लिखा है दिल्ली या आपका एनसीआर सेंटर ओनली, ठीक है ना। तो ये बात हो गया सेंटर का। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग का कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो कि हमारा एक लास्ट स्टेप है ये, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग शुरुआत से हर बात जान लिए। तो स्टूडेंट मैंने जो कि आपको बताया कि शुरुआत से आपको क्या करना है, आपका फॉर्म निकलेगा मार्च के महीने में लगभग, जो कि आपको पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा। और बेसिक रजिस्ट्रेशन केवल एक बार करना होता है जीवन में, एक बार, ठीक है ना। आपने जब फॉर्म भरा तो फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम डेट आएगा, ठीक है ना, आपको एग्जाम देना होगा। एडमिट कार्ड में वो मेंशन होगा कि आपका सेंटर कहां पे पड़ा हुआ है, जो कि मैंने बताया कि ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो तो स्टेट की जितनी भी राजधानी है वहां तो सेंटर रहेगा ही रहेगा, आप जिस भी स्टेट के हो, ठीक है ना। आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद जब आप एग्जाम देके आए, जब रिजल्ट आया तो उसमें या तो आप पास हो गए या तो आप फेल हो गए, दो ही चीज होगा, ठीक है ना। एक जो क्वालिफाइड मार्क होता है उसको आपने पार कर गया है तो आप काउंसलिंग कराओगे। अब काउंसलिंग के लिए भी फॉर्म निकलता है, पहले आपको फॉर्म भरना होगा काउंसलिंग का, यानी काउंसलिंग का भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब काउंसलिंग होता क्या है, आपको जो कॉलेज में जाना होता है ना, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार सोचोगे ना कि अगर आपने मान लीजिए पैरामेडिकल कोर्स करना है तो पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे बीएमआरआईटी है, आपने देखा होगा, ठीक है ना, बीओटीटी है, बहुत सारे कोर्स हैं। तो आप कौन सा पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो उस कोर्स को भरना, किस एम्स को आप चाहते हो उस आप एम्स को भरना। तो सब सारी जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन का, इसको चॉइस फिलिंग कहते हैं कि आपकी क्या चॉइस है, आप कौन सा एम्स चाहते हो और किस एम्स में आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। तो उसके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। आपको उसका फॉर्म भरना होगा, काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा। हाँ, खास बात एक है कि अगर आप और कोई काउंसलिंग करा रहे हो, जैसे नीट का काउंसलिंग करा रहे हो, तो उसमें पैसा लगता है रजिस्ट्रेशन का, लेकिन इसमें पैसा नहीं लगता है। इसमें आपका कोई रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लगता है। 3 आपका राउंड होगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। थर्ड राउंड को आप ओपन राउंड भी कहते हो, ठीक है ना, मतलब सब लोग उसको ओपन राउंड भी कह सकते हो। किसी ने कहा कि एम्स का ओपन राउंड चल रहा है, इसका मतलब तीसरा राउंड चल रहा है। तो 3 राउंड तक आप काउंसलिंग कराओगे। आपका जिस हिसाब से नंबर होगा उसी हिसाब से आपको कोर्स चूज करना होगा, उसी
उसी हिसाब से आपको एम्स चूज करना होगा, ठीक है। हाँ, एक बात और बताऊं कि तीसरे राउंड में आपका सिक्योरिटी मनी लगता है। अगर आपने तीसरे राउंड में आप प्रवेश कर गया तो आपका सिक्योरिटी मनी लगेगा। अगर आप पैरामेडिकल कर रहे हो तो 5,000 रुपए आपका सिक्योरिटी मनी लगेगा, और अगर आप ऑनर्स कर रहे हो यानी कि ऑनर्स के लिए काउंसलिंग करा तो 25,000 रुपए आपका सिक्योरिटी मनी लगेगा। तो आप इस बात को ध्यान दे लीजिए, पैरामेडिकल के लिए 5,000 रुपया और ऑनर्स के लिए 25,000 रुपया। अगर आपको तीसरे राउंड में मान लीजिए कॉलेज मिल गया और आपने नहीं लिया तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने ले लिया, तीसरे राउंड में आप पहुंचे, मान लीजिए आपने एम्स ऋषिकेश भरा, आपको कॉलेज मिल गया, आपने वो कॉलेज ले लिया, पढ़ाई करना चालू कर दिए, तो जिस अकाउंट से आपने सिक्योरिटी मनी जमा किया है उस अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप कॉलेज पा गए और कॉलेज पढ़ने के बाद कुछ दिन पढ़े और आपका माइंड बदल गया कि मुझे नहीं पढ़ना, अब कॉलेज छोड़ना है, तो आपको बॉन्ड फी भरना होगा। 1,00,000 रुपए तक आपको बॉन्ड फी देना होगा कॉलेज छोड़ने का। तो ये सब आप बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं एम्स में अगर आप जाना चाहते हो 2026 में, आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो या आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, तो उसकी पूरी डिटेल आज मैंने बता दिया। 1 बाय 1 आपने देखा होगा, हर चीज बताया। मैंने शुरुआत से बताया कि इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने यहां से चालू किया, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताया, फिर फॉर्म फी बताया, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया, उसके बाद आपने देखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, एग्जाम मोड बताया, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, काउंसलिंग प्रोसेस बताया, कौन से एम्स में कौन कौन सा कोर्स होता है और कितना सीट होता है ये भी मैंने आपको बताया। तो सारी बात 1 बाय 1 बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर अब आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और 2-3 टॉपिक पे तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। जैसे अगर आपको जानना है पीजी के बारे में, जैसे मैंने यूजी के बारे में बताया, तो आप कमेंट कर दो, बस आप इतना पीजी डिटेल, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। या फिर आपको पोस्ट बेसिक जानना है कि पोस्ट बेसिक का डिटेल, तो आप पोस्ट बेसिक या पोस्ट बेसिक डिटेल लिख देना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तीसरा, अगर आपको कट ऑफ जानना कि कितना नंबर तक आ जाए तो हमको काउंसलिंग कराना चाहिए और हमको कॉलेज मिल जाएगा, तो इस पर भी वीडियो बन जाएगा, कट ऑफ पर भी। तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, 1 बाय 1 एक एक करके वीडियो बनाया जाएगा। 2026 के लिए सारी की सारी वीडियो कवर किया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।